जाता है। यदि क्षेत्र में लीची रोग का प्रकोप है तो इस रोग का टीका तीसरे सप्ताह में लगाया जाता है। इसके बाद अंतिम एवं महत्वपूर्ण बिंदु है ब्रायलरों की बिक्री कैसे करें। सामान्यतः 1.5 किलोग्राम या इससे अधिक वजन के ब्रायलर बेचना लाभप्रद रहता है। सारे ब्रायलरों को एक साथ बिक्री करना अच्छा रहता है। ब्रायलर पालक औसतन प्रति ब्रायलर 5 रुपए से लेकर 15 रुपए तक लाभ कमा लेते हैं तथा कुशल ब्रायलर पालक इससे भी अधिक कमा सकते हैं। जायद मौसम में उगाई जाने वाली सब्जियों के अंतर्गत यदि भिंडी की बात की जाए तो इसकी खेती बड़े क्षेत्रफल पर की जाती है और जिन किसान भाइयों ने फरवरी के प्रथम सप्ताह में भिंडी की बुआई की होगी, उनकी फसल इस समय 20 से 25 दिनों की पड़भार अवस्था पर होगी, जिससे अधिक उपज लेने के लिए इसमें सस्य कार्यों को करना नितांत आवश्यक है। क्योंकि प्रायः देखा जाता है कि किसान भाइयों द्वारा समय पर खरपतवारों को न निकालना, समय पर सिंचाई न करना, असंतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग के फलस्वरूप भिंडी की फसल की कम बढ़भार, पीला पड़ना तथा पौधे सूख जाना देखा जाता है। परिणाम स्वरूप किसान भाइयों को इस फसल से आने वाले समय में कम उत्पादन में ही संतोष करना पड़ता है। अतः किसान भाइयों, 20 से 25 दिन की भिंडी की फसल में सस्य क्रिया प्रबंधनों को कैसे अपनाएं, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं एक विषय विशेषज्ञ। किसान भाइयों, भिंडी की खेती जायद में एक कैश क्रॉप के रूप में किसानों के द्वारा उत्पादित की जा रही है। किसान भाइयों, इसकी अच्छी खेती के लिए कुछ महत्वपूर्ण सस्य क्रियाएं हैं जिन पर हमारे किसान भाइयों को ध्यान देने की जरूरत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि फसल हमारी लगभग 1 माह की हो चुकी है। इसमें जो मुख्य रूप से सस्य क्रिया करने की जरूरत है वो आती है हमारी खरपतवारों का प्रबंधन। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हमारी फसल में खरपतवार हो जाते हैं तो खरपतवार हमारे उत्पादन को 30-35% तक प्रभावित कर ही देते हैं। साथ ही साथ अन्य जो हमारी न्यूट्रिशनल लेवल हमारी मिट्टी की होती है, जो तत्वों का प्रबंधन जो मिट्टी में होता है, उनको भी प्रभावित करके हमारे उत्पादन को ये प्रभावित कर देते हैं। इसके प्रबंधन के लिए सबसे अच्छा ये होता है कि गर्मियों में अगर हम दवाओं का या रसायनों का सहारा न लेकर के अगर हम इसको श्रमिकों के माध्यम से अगर हम खरपतवार खुरपी और उसकी से निराई के माध्यम से अगर हम खरपतवारों को निकाल लेते हैं तो उसके 2-3 फायदे आते हैं। नंबर 1, अगर रसायन का हम फसल में प्रयोग नहीं करते हैं तो हमारी मिट्टी की भौतिक दशा भी सुरक्षित बनी रहती है। साथ ही साथ अगर हम निराई करवाते हैं, खरपतवारों को निराई के माध्यम से निकालते हैं तो जो खरपतवार आते हैं उनको हम मेड़ या मिट्टी में वहीं पर रख देते हैं, जो कि नमी संरक्षण, जो मॉइस्चर कंजर्वेशन का भी जो गर्मियों में बहुत जरूरत पड़ती है, उसको भी हम इसके माध्यम से कर सकते हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात आती है भिंडी के उत्पादन में, वो किसान भाई वो आती है उर्वरकों, खाद और उर्वरकों का। तो इसके लिए 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर की दर से अगर आपको सड़ी गोबर की खाद मिल जाती है तो जिस समय भिंडी की बुआई करने जा रहे हैं उसके पहले आखिरी जुताई के समय अगर हम खेत में मिला देते हैं तो हमारा उत्पादन और उसकी उत्पाद की जो गुणवत्ता होती है वो भी बहुत अच्छी रहती है। इसके लिए किसान भाइयों, जहां उर्वरक की बात आती है तो इसमें जो मुख्य रूप से एनपीके है वो 80 किलोग्राम नाइट्रोजन है और 40 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास तत्व के रूप में हमारी फसल में देने की आवश्यकता पड़ती है प्रति हेक्टेयर। जहां तक किसान भाइयों इसके देने की बात आती है तो इसमें नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से जिस समय हमें खेत की जुताई करते हैं बुआई के पहले, उसी समय खेत में मिला करके और बुआई कर दी जाती है। जो नाइट्रोजन की शेष मात्रा बनती है किसान भाइयों, वो हमारी जो प्रथम दो तो पहली चाय के बाद जो उपयुक्त नमी आती है उस पर उस आधी मात्रा की नाइट्रोजन और जो शेष हाफ नाइट्रोजन, जो चौथाई नाइट्रोजन बचती है, उसको जब हम तुड़ाई होती है उसके बाद हम मिट्टी में मिला देते हैं सिंचाई के उपरांत। तो आप देखेंगे कि इस तरह से अगर हमारे किसान भाई अपनी फसल में उर्वरकों का प्रबंधन, तो हमारे किसान भाइयों के द्वारा एक अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात आती है किसान भाइयों भिंडी में, वो जैसा कि आप जानते हैं कि ये गर्मी की फसल होती है, वो सिंचाई का प्रबंधन। सिंचाई के प्रबंधन में विशेष ध्यान देने की जरूरत ये होती है किसान भाइयों कि गर्मी में लगभग हमें भिंडी की फसल में प्रति सप्ताह एक हल्के पानी देने की आवश्यकता पड़ती है। किसान भाइयों, पानी देने में ये विशेष सावधानी रखने की जरूरत है कि पानी खेत में जब भी लगाएं तो उस खेत में जो मेड़ बनाए वो छोटी हो, समतल मेड़ हो और पानी कहीं भी खेत में भरे ना। आप ये देखें। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात किसान भाइयों ये आती है कि जब पानी लगाएं तो पानी शाम के वक्त
हमारी कोई भी फल वाली फसल है तो उसमें हम लोग यही कहते हैं कि गर्मियों में जो सिंचाई करें वो शाम के बाद करें, उससे हमारी फसल में शीतलता बनी रहती है और उत्पाद पर भी कोई गलत प्रभाव नहीं पड़ता है। अन्नदाता कार्यक्रम में समय हो चला है एक ब्रेक का। सतारा जिले की रामबाबू पाटिल महिंद्रा फाइनेंस को जब मिलने आए थी, उनके पास सिर्फ पुरखों की जमीन, ट्रैक्टर कहाँ था, सिर्फ हौसला था मन में पक्का, जिसे हमने पहचाना। जहाँ दूसरों ने देखा सिर्फ एक आम बंदा, हमने देखी बंदे की कमाने की क्षमता। इसीलिए कहते हैं वाहन कोई भी हो, लोन हम देंगे। महिंद्रा फाइनेंस, बंदे में दम, पहचाने सिर्फ हम। असली भरोसेमंद दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं अन्नदाता कार्यक्रम में आपके साथ। किसान भाइयों, फूलों की खेती की बात करें तो पिछले कुछ वर्षों से हाईटेक फार्मिंग के अंतर्गत कार्नेशन फूल की खेती करके उत्तराखंड के किसान भाई अधिक लाभ कमा रहे हैं, क्योंकि बाजार मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है और इसी मांग को देखते हुए बहुत से किसान भाइयों ने इसकी खेती की है। तो किसान भाइयों, केवल इसका रोपण कर देने मात्र से ही गुणवत्तायुक्त एवं बाजार मांग अनुसार आपको फूलों की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसके लिए आवश्यक है कि इसमें समय समय पर किए जाने वाले प्रबंधनों को कुशलतापूर्वक किया जाए, अन्यथा आपको पोषक तत्वों, सिंचाई तथा फसल सुरक्षा के अभाव में कम एवं गुणवत्ताहीन फूलों की प्राप्ति होगी, जिससे मिलने वाला लाभ भी कम होगा। अतः किसान भाइयों, कार्नेशन की फसल में कौन कौन से प्रबंधन कार्य इस समय किए जाए जिससे गुणवत्तायुक्त अधिक फूलों की प्राप्ति हो, इसकी जानकारी दे रहे हैं महाराजपुर उधम सिंह नगर के प्रगतिशील किसान कृष्णदेव ठकराल। ये जिस पॉली हाउस में हम खड़े हुए हैं, ये कार्नेशन का 1000 स्क्वायर मीटर का पॉली हाउस है, जिसमें कार्नेशन की 3 साल पुरानी फसल के बीच में आपको मैं दिखाई दे रहा हूँ। किसान भाइयों, कार्नेशन उच्च हिमालयी क्षेत्रों का पौधा है। यदि मैदान में हम इसको लगाते हैं तो कुछ विशेष सावधानियां हमको रखनी पड़ती हैं, जिससे कि सही मानक के पुष्प बाजार में भेज सकें। किसान भाइयों, अभी सर्दी का मौसम गया है और गर्मी आ रही है। विशेष सावधानी इसके पानी या सिंचाई की मात्रा को ध्यान में रखते हुए हमें करनी है, जिससे कि हमारे पौधे स्वस्थ और अच्छे फूल हमको दे सकें। सर्दी में किसान भाइयों, पानी की मात्रा की कम आवश्यकता होती है, जो कि जैसे जैसे तापमान बढ़ता है उसी हिसाब से धीरे धीरे पानी की मात्रा बढ़ाई जाती है। तो विशेष ध्यान पानी की मात्रा पे रखना है। दूसरा, किसान भाइयों देख रहे हैं जैसे ही तापमान बढ़ता है तो इसमें खरपतवार आदि की अधिकता हो जाती है। तो किसान भाइयों, लेबर लगा के या खुद अपने हिसाब से इसकी अच्छी तरह से निराई गुड़ाई करें। अनुपयुक्त कल्ले जो कि नीचे से मुड़ गए हैं, बीमार हैं, बूढ़े हो गए हैं, उनको कैंची से काट दें, जिससे स्वस्थ पौधा ऊपर जाके अच्छी कली में परिवर्तित हो सके। दूसरा, किसान भाइयों, ये हमें ध्यान रखना है कि गर्मी के मौसम में जबकि शादियां या उत्सव वगैरह कम होते हैं तो फूलों की मांग भी बाजार में कम हो जाती है। तो उसी हिसाब से इनकी प्रूनिंग करनी चाहिए। अनुपयुक्त कल्ले जो हैं वो निकाल देने चाहिए, स्वस्थ कल्ले रखने चाहिए, जिसपे आगे आके अच्छे पुष्प हमें मिले। दूसरा, गर्मी के दिनों में माइट, जिसमें क्या है, पत्ते जो हैं वो अंदर की ओर मुड़ते हैं और कली जो है वो सही तरह से खिल नहीं पाती है। इसके साथ साथ थ्रिप्स आता है, जिसमें पत्ते बाहर की ओर मुड़ते हैं और फूल का रंग सही नहीं होता, डिस्कलर होता है। इन दोनों कीड़ों की रोकथाम के लिए बाजार में चेक नाम की दवा उपलब्ध है, जिसका कि 1 ml मात्रा, साथ में
सर्फेक्टेंट, जो कि सर्फ होती है, पत्तियों के साथ दवा को चिपकाती है, उसकी आधी ml मात्रा मिला करके समान रूप से छिड़काव करें। इसके साथ साथ पुरानी पत्तियां, पुराने कल्ले निराई के साथ साथ ही किसान भाइयों नीचे से निकालते रहना चाहिए। इसकी सफाई रहे। यदि टेम्परेचर ज्यादा बढ़ जाता है तो आप जो है ऊपर जाल अंदर फैला सकते हैं या पॉली हाउस के ऊपर चूने का छिड़काव कर सकते हैं, जिससे धूप की तीव्रता कम हो जाती है और हमारी फसल को जो गर्मी से होने वाला नुकसान है वो कम से कम होता है। दलहन वर्गीय फसलों में मूंग का विशेष स्थान है। अपने प्रदेश के लगभग सभी क्षेत्रों में इसकी खेती की जाती है। तो जिन किसान भाइयों के खेत खाली है और उनके पास सिंचाई की सुविधा है, वे किसान भाई इस समय मूंग की बुआई कर सकते हैं। परंतु किसान भाइयों, इसकी बुआई करते समय कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है, जैसे उन्नत व रोगरोधी किस्मों का चुनाव, भूमि का चुनाव, भूमि में नमी की उचित मात्रा, भूमि की तैयारी, उचित बीज दर, बीजोपचार, बुआई का सही तरीका इत्यादि। इन आवश्यक बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए मूंग की बुआई करेंगे तो आने वाले समय में मूंग की अच्छी पैदावार ले सकते हैं। अतः मूंग की उन्नतशील किस्में व बुआई विधि पर संपूर्ण जानकारी के लिए आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं एक कृषि सलाहकार S.A. रब्बानी से। खास करके अभी जो गर्मा के लिए जो दलहनी फसल में जो है गर्मा मूंग जो है बहुत ही उपयुक्त होगा किसानों भाई के लिए। खास करके अगर गर्मा मूंग लगाने के बाद अगर आप उसको फिर खेत में हरी खाद के रूप में उपयोग करें, उसके बाद फिर आप खरीफ में अगर धान लगाते हैं तो काफी उपज प्राप्त होगी और खेत की उर्वरा शक्ति भी आपको बढ़ेगी। तो अभी गर्मा मूंग जो किसान भाई लगाना चाहते हैं, क्योंकि उसका समय अब आ चुका है, वो सबसे पहले अपना प्रभेद का सिलेक्शन करें। पंत मूंग 1, पंत मूंग 2, नरेंद्र मूंग 1, PDM 11, MUM 2, मालवीय जागृति, सम्राट, मूंग जनप्रिया इत्यादि बहुत सी प्रभेद है। जो भी आपके स्थानीय बाजार में सही जगह से जहां उपलब्ध हो जाए आप उसका क्रय करें और उसको आप लगाने के लिए आप अपना उचित खेत की तैयारी करना शुरू कर दें। गर्मा मूंग लगाने से पहले आप ये अवश्य कर लें कि बीज का आप बीजोपचार करें। बीजोपचार के लिए इसमें हम लोग जैसे FIR पद्धति को अपनाते हैं। उसके लिए हम लोग कहते हैं कि जैसे 1 हेक्टेयर के लिए 20 kg जो है गर्मा मूंग की आवश्यकता, बीज की आवश्यकता होती है। तो रासायनिक विधि से करना चाहते हैं तो बेवेस्टिन जो है 2 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से उसका उपचार करें। अगर आप जैविक विधि से अगर आप उपचार करना चाहते हैं, उसके लिए ट्राइकोडर्मा विधि से आप जो 5 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से आप उसका उपचार करें। इंसेक्टिसाइड या आप एक क्लोरोपाइरिफॉस का जो है वो भी आप जो है 5 ml जो है प्रति किलो के हिसाब से उसका उपचार करें। लेकिन इसके लिए हम लोग जो है समय सीमा है इसमें, जैसे आप पहले फंजीसाइड से उपचार किए, उसके बाद फिर आपको इंसेक्टिसाइड से उपचार करना, फिर आपको राइजोबियम कल्चर से उपचार करना है। पहला फंजीसाइड से उपचार करने के बाद आप इसको 24 घंटा के बाद भी इसको में जो है आप इंसेक्टिसाइड से आप उपचार करें और फिर उसके 24 घंटा के बाद आप जो है राइजोबियम कल्चर से आप उसको उपचारित करें। उसके लिए आपको 10 किलो के लिए एक 200 ग्राम पैकेट की आवश्यकता होती है। आप इसको जो राइजोबियम कल्चर के पैकेट का उपचार करने का ये तरीका है कि आप आधा लीटर पानी में आपको 300 ग्राम जो है गुड़ डाल के उसमें चाशनी बनाए। जब गाढ़ा हो जाए तो उसको बिल्कुल ठंडा उतार दें और ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद आप उसमें राइजोबियम कल्चर को मिला के और जो बीज जो पहले से हमारा फफूंदनाशी या कीटनाशी से उपचारित है उस बीज को जो है छांव में रख के उसके ऊपर उसको डाल दें और हाथ से अच्छी तरह मिला के उसको छाया में ठंडा होने दें और उसके ऊपर जब लेप जाए उसके बाद तुरंत आप जो है इसकी बुआई सीधे खेत में आप कर दें। किसान भाइयों, मूंग और उड़द की सफल खेती के लिए लवणीयता, क्षारीयता की समस्या से मुक्त, अच्छे जल निकास वाली हल्की दोमट से
दोमट भूमि उपयुक्त रहती है। भूमि को 1 से 2 बार आवश्यकतानुसार जोतकर खेत तैयार कर लेते हैं। अंतिम जुताई के समय ध्यान रखें कि भूमि समतल हो जाए और जल निकास अच्छा हो। दीमक प्रभावित क्षेत्रों में क्विनोल फॉस 1.5% चून 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई से पूर्व भूमि में अंतिम जुताई के समय खेत में अच्छी प्रकार मिले। तो जैसे आप जनरली जो खेत में आप जैसे डालते हैं जैविक खाद वो डालें, 20 kg नाइट्रोजन और 40 kg P2O5 यानी दिया जाता है। अगर किसान भाई सिर्फ 2 kg DAP भी अगर डाल देते हैं तो इसमें यूरिया देने की आवश्यकता नहीं होगी। मूंग और उड़द की बुआई 30 सेंटीमीटर की कतारों में इस प्रकार करें कि बीज नम मिट्टी में गिरे, परंतु बीज के ऊपर 3 से 4 सेंटीमीटर से अधिक मिट्टी नहीं पड़े। फसल के 20 से 25 दिन की अवस्था तक खेत को फालतू पौधे से मुक्त रखें। इसके लिए फालतू पौधे उखाड़ कर चारे के काम में ले लेवे तथा पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर बरकरार रखते हुए एक स्थान पर एक ही स्वस्थ पौधा रखें। पौधे के अच्छे बढ़वार के लिए आवश्यकतानुसार खरपतवार निकालते रहें तथा 30 दिन की फसल होने तक निराई गुड़ाई कर दें। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सिंचाई की। तो गर्मा मूंग में एक हल्की सिंचाई जो है जब अंकुरन हो जाए उसके 30 से 35 दिन के बाद एक हल्की सिंचाई उसमें कर दे ताकि उसका बढ़वार अच्छा हो। अन्नदाता कार्यक्रम में समय हो चला है एक और ब्रेक का। असली भरोसेमंद दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं अन्नदाता कार्यक्रम में आपके साथ। रोज की तरह अन्नदाता हेल्पलाइन में है पूछे गए प्रश्नों का समाधान। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को शामिल किया गया है उसे पूछा है गजही सुल्तानपुर के देवेंद्र यादव ने। आपने गेहूं की फसल में चूहों के प्रबंधन पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। चूहा कृंतक वर्ग के स्तनधारी प्राणियों में से गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचाने वाला एक सर्वभक्षी जीव है। यह गेहूं की फसल में अंकुरण से लेकर फसल के पकने तक पौधों के जड़ क्षेत्र में बिल बनाकर तथा तनों को काटकर बालियों को खाकर नुकसान पहुंचाता है। ये अधिकतर रात्रिचर होते हैं। चूहा अपने शरीर के भार का 10% अनाज प्रतिदिन खाता है और वास्तविक खाए अनाज का लगभग 20 गुना कुतरकर और दूषित करके नष्ट कर देता है। ये बिल बनाकर रहते हैं जो कि टेढ़े मेढ़े व लंबे होते हैं। चूंकि चूहों द्वारा गेहूं की फसल में अंकुरण से लेकर पकने तक नुकसान पहुंचाया जाता है, अतः इनसे होने वाले नुकसान को रोकने के लिए इनका नियंत्रण अति आवश्यक है। इस हेतु विभिन्न तरीके अपनाए जा सकते हैं, जैसे यांत्रिक विधियों में खेत में जगह जगह चूहेदानियां रखी जा सकती हैं। ध्यान रखें कि एक बार प्रयुक्त चूहेदानी को दोबारा प्रयोग यदि करना हो तो धोकर व नई रोटी या ब्रेड का टुकड़ा लगाकर ही प्रयोग करें। इसके अतिरिक्त चिपचिपे पदार्थिक ट्रैप भी बाजार में उपलब्ध हैं। इन पर रोटी या ब्रेड आदि रख दी जाती है और खेत में जगह जगह रख दिए जाते हैं। जैसे ही चूहा इन्हें खाने के लिए आता है, इन पर चिपक कर अंततः मर जाता है। चूहों के जैविक नियंत्रण के लिए खेत में पालतू कुत्ते या बिल्लियों को छोड़ सकते हैं। वह खेत में जगह जगह टी आकार की खूंटियां गाड़ दें, जिन पर परभक्षी बैठकर इनका शिकार कर सकें। इनके रासायनिक नियंत्रण हेतु सर्वप्रथम खेत का सर्वे करें व बिलों को खोजें। पहले दिन इन बिलों को गीली मिट्टी से बंद कर दें और दूसरे दिन जिन बिलों के मुंह खुले मिलें उनके आसपास विष रहित चुग्गा रख दें। चुग्गे के रूप में ज्वार, मक्का, गेहूं आदि का दलिया बनाकर रखा जा सकता है और यह प्रक्रिया 2-3 दिनों तक लगातार अपनाई जानी चाहिए। विष रहित चुग्गा रखने से चूहों की चुग्गे को खाने की आदत पड़ जाती है, ताकि जैसे ही विष युक्त चुग्गा रखा जाए और चूहे इसे खाएं तो नष्ट हो जाएं। 2-3 दिन पश्चात विष रहित चुग्गे के स्थान पर विष युक्त चुग्गा रख दिया जाता है। विष युक्त चुग्गा बनाने के लिए जिंक फास्फाइड दवा की 1 भाग 47 भाग इसमें बाजरा, ज्वार, मक्का या गेहूं का दलिया मिला लें और इसमें 2 भाग तेल अच्छी तरह से मिलाकर मिट्टी के बर्तन
या नारियल के छिलके में बिलों के आसपास रख दें। दलिये के स्थान पर आटा मिलाकर 6 से 8 ग्राम की गोलियां बनाकर भी रखी जा सकती हैं। इसके अतिरिक्त वारफेरिन दवा का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए 25 ग्राम वारफेरिन, 450 ग्राम दलिया और 15 ग्राम शक्कर और 10 से 12 ग्राम तेल मिलाकर भी चुग्गा बनाया जा सकता है। इसके अलावा रासायनिक नियंत्रण के अंतर्गत बिलों में विषैली गैस छोड़ने वाली दवा भी डाल सकते हैं। इस हेतु सेल्फास की गोलियां बिलों में डालकर बिलों का मुंह बंद कर दें। यदि सेल्फोस की गोलियां उपलब्ध न हो तो बाजार में उपलब्ध सेल्फोस के पाउच भी काम में लिए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त बाजार में चूहों को मारने के लिए तैयार टिकिया के टुकड़े भी खेत में जगह जगह बिलों के आसपास रखे जा सकते हैं। चूहा नियंत्रण में 2 मुख्य बातों का आवश्यक रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए। पहला यह कि मरे हुए चूहों को एकत्र करके गहरे गड्ढे में गाड़ दें। व दूसरा, चूहे का नियंत्रण जब भी करें सामूहिक रूप से अभियान चलाकर करें। किसान भाइयों, अन्नदाता तत्पर हैं आपके लिए, क्योंकि आपकी समस्या हमारा समाधान। इस हेतु पत्र लिखें इस पते पर। हमारा पता है प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512, या फिर मेल करें annadaata.up@etv.co.in पर। फिलहाल अन्नदाता कार्यक्रम में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे कृषि संबंधित नवीनतम जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने यूपीए सरकार पर फोड़ा होली बम। कांग्रेस पार्टी को बताया भ्रष्ट और धोखेबाज। कानपुर में मातम में बदली होली की खुशी। न गंगा में नहाने के दौरान डूबने से 7 की मौत, 2 को बचाया गया। आगरा में छेड़छाड़ के विरोध में 2 गुटों में फायरिंग। 2 लोगों की मौके पर ही मौत, दर्जन भर से ज्यादा लोग घायल। बदायूं में गोबर फेंकने पर आग बबूला हुआ सिपाही। 11वीं के छात्र को मारी गोली, छात्र की हालत गंभीर। और मेरठ में पुलिस ने हुड़दंगियों पर जमकर भांजी लाठियां। डीजे पर नाचने को लेकर 2 पक्षों में हुआ था विवाद। नमस्कार, सुबह के 7 बजे है। अपना यूपी के इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम मिश्रा, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर को लेकर के। सबसे पहले बात करेंगे समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के बड़े बयान की। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने बुधवार को होली के मौके पर केंद्र सरकार पर होली बम फोड़ा है। सैफई में अपने संबोधन में समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो ने केंद्र सरकार को सबसे भ्रष्ट और धोखेबाज करार दिया। वहीं मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को एक बार फिर नसीहत देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री प्रदेश के विकास के लिए कड़े फैसले लेने के लिए तैयार रहें। मुलायम सिंह यादव ने कांग्रेस पर तीखे हमले किए हैं। सैफई में आपको बताएं कि होली के कार्यक्रम के दौरान जब वहां पर मुलायम सिंह बोले तो इतने गरजे, इतने बरसे कि कांग्रेसियों ने भी सुनकर प्रतिक्रिया देना मुनासिब समझ लिया। कांग्रेस को गुमराह करने का आरोप कांग्रेस पर लगाया और ये अखिलेश यादव को लेकर भी कहा कि अखिलेश यादव को अब ठोस फैसले लेने होंगे कांग्रेस पर। जिस तरह से पिछले दिनों देखा कि मुलायम सिंह के जो हमले हैं वो एकाएक काफी तेज हो गए हैं, क्योंकि 2014 का चुनाव है और मुलायम सिंह यादव ये सपना देख रहे हैं कि दिल्ली की गद्दी पर वो बैठेंगे और इसी के लिए ये पूरी जद्दोजहद और कवायद होती दिख रही है।
सबसे अहम बात यहां है कि इन बयानों के सियासी मायनों को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से मुलायम सिंह यादव कांग्रेस पर हमले कर रहे हैं और जिस तरह का प्रहार कर रहे हैं, साफ तौर पर लग रहा है कि सरकार को भले ही ये बाहर से समर्थन देते हों, लेकिन जिस तरह से 2014 की रणनीति बना रही है समाजवादी पार्टी, उसको देखकर हालात ये लगते हैं कि वोट बैंक को मजबूत करने के लिए इस तरह के बयान शायद इस तरह के दिग्गज नेताओं की तरफ से अब जरूरी हो गए हैं, क्योंकि अगर वोट बैंक मजबूत करना है और पार्टी पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाना है तो शायद यही सब कुछ करके दिल्ली की गद्दी तक पहुंचा जा सकता है। इस बात को मुलायम सिंह यादव भी बखूबी जानते हैं। इसी तरह से कुछ काम करेंगे, इतने चालाक है, इतने धोखेबाज है ये पार्टी कि समय पर लोगों को ठगते हैं तो आबरू बहाव में चले। इतने चालाक है, इतने धोखेबाज है ये पार्टी कि समय पर लोगों को ठगते हैं तो आबरू बहाव में चले जाते। इसे मजबूती से पढ़े लिखे नौजवान ही किसान के बेटे हैं। तो आने वाला चुनाव है, ये असली चुनाव है, क्योंकि दिल्ली सब कुछ है। राज्य सरकार है तो ऐसे है जैसे आपका पटवारी, तो दिल्ली की सरकार ऐसे जैसे कलेक्टर। पार्टी को जिता दो एक बार, उस बार हमसे बात करना, हमने तो जिता दिया, वो आपके बिना सरकार न बने दिल्ली में। ऐसी स्थिति है कि अगर आपने अच्छी सीटें जिता दी तो आपके बिना सरकार नहीं बनेगी। आज बड़ी टिप्पणियां हैं, मुलायम सिंह कहते तीसरे मोर्चे सरकार बनेगी। हाँ बिल्कुल कहते हैं, और इसलिए कहते न तो बीजेपी का बहुमत आ रहा है और न कांग्रेस का बहुमत आ रहा है। इतनी ताकत आपके साथ में है। उत्तर प्रदेश जो चाहेगा वही दिल्ली में होगा। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे हैं मुलायम सिंह यादव, समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो हैं कि उत्तर प्रदेश जो चाहेगा वही आगे आएगा। तो ऐसे में यहां पर समझना बेहद जरूरी ये है कि अगर देखा जाए जो परिस्थितियां अभी लग रही हैं कि अभी तक केंद्र की जो सरकार है वो जोड़ तोड़ के साथ चल रही है, चाहे अगर हम यूपीए 1 की बात करें या यूपीए 2 की बात करें। यूपीए 1 भी जोड़ तोड़ के साथ रही और यूपीए 2 भी जोड़ तोड़ के साथ रही। भले ही जो अलग अलग घटक दल है वो यूपीए 2 का साथ कभी छोड़ते रहे हैं और नए घटक दल भी शामिल होते रहे, लेकिन यहां पर जरूरी यह है कि मुलायम सिंह यादव और मायावती सरकार को बाहर से समर्थन दे रहे हैं, तो लगातार प्रहार और हमले भी जारी हैं। क्या कुछ मुलायम सिंह यादव ने कहा, एक बार आप जरा दोबारा सुनिए। इसी तरह से कुछ काम करेंगे, इतने चालाक है, इतने धोखेबाज है ये पार्टी कि समय पर लोगों को ठगते हैं तो आबरू बहाव में चले। इतने चालाक है, इतने धोखेबाज है ये पार्टी कि समय पर लोगों को ठगते हैं तो आबरू बहाव में चले जाते। इसे मजबूती से पढ़े लिखे नौजवान ही किसान के बेटे हैं। तो आने वाला चुनाव है, ये असली चुनाव है, क्योंकि दिल्ली सब कुछ है। राज्य सरकार है तो ऐसे है जैसे आपका पटवारी, तो दिल्ली की सरकार ऐसे जैसे कलेक्टर। पार्टी को जिता दो एक बार, उस बार हमसे बात करना, हमने तो जिता दिया, वो आपके बिना सरकार न बने दिल्ली में। ऐसी स्थिति है कि अगर आपने अच्छी सीटें जिता दी तो आपके बिना सरकार नहीं बनेगी। आज बड़ी टिप्पणियां हैं, मुलायम सिंह कहते तीसरे मोर्चे सरकार बनेगी। हाँ बिल्कुल कहते हैं, और इसलिए कहते न तो बीजेपी का बहुमत आ रहा है और न कांग्रेस का बहुमत आ रहा है। इतनी ताकत आपके साथ में है। उत्तर प्रदेश जो चाहेगा वही दिल्ली में होगा। कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह ने मुलायम के बयान पर बड़ा ही सधा सा जवाब दिया है। He has the right to express. Well, he is a political leader. He has the right to express. Well, he is a political leader. He has the right to express. कानपुर के कोहना थाना क्षेत्र में बुधवार को होली खेलने के बाद गंगा नहाने गए 5 युवकों की गंगा बैराज में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। रावतपुर, विष्णुपुरी और नवाबगंज इलाकों के रहने वाले 5 दोस्त थे। नशे की हालत में गंगा में उतर पड़े थे। गंगा में तेज बहाव होने के चलते बीच धारा में अपना संतुलन नहीं बना पाए, जिससे हादसे का शिकार हो गए। वहीं दूसरी घटना ब्रह्मव्रत घाट की है, जहां 2 लोगों की गंगा में डूबने से मौत हो गई, जबकि 2 लोग अभी भी लापता हैं।
बदायूं में एक सिपाही ने 11वीं के छात्र को गोली मार दी। गंभीर हालत में छात्र को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। सिपाही बरेली जनपद के आमला कोतवाली में तैनात है। घटना सिविल लाइन थाना क्षेत्र की है। परिजनों के मुताबिक जब ये सिपाही गांव के पास से गुजर रहा था तभी वहां रंग खेल रहे कुछ बच्चों ने उसके ऊपर गोबर फेंक दिया। तभी वो नाराज हो गया और आगे विशाल अपने किसी दोस्त से होली मिलकर आ रहा था और रास्ते में सिपाही ने उसे रोका और गोली मार दी, जिससे विशाल वहीं गंभीर हालत में गिर पड़ा और सिपाही फरार हो गया। पुलिस ने मामले में कुछ भी कहने से इंकार कर दिया। आगरा के निगौरा के जट